इस वीडियो के अंदर हम फाइल करने वाले हैं ITR 3 फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, आपको कमीशन आती है, या आप एक इंश्योरेंस एजेंट नहीं हैं तब भी आपको कोई कमीशन या ब्रोकरेज आती है, तो यहाँ पर मैं आपको ITR फाइल करके दिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बना के अपना खर्चा कम कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मैं क्लैरिटी आपको कर दूँ, जो ये कमीशन और ब्रोकरेज होता है इसको लेकर बहुत सारे पर्सन जो हैं ITR 4 फाइल करने की कोशिश करते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, जो कि एक गलत तरीका है, क्योंकि सेक्शन 44 AD क्लियरली ये बताता है कि कमीशन और ब्रोकरेज से अगर आपकी कोई इनकम है तो आप 44 AD प्रिजम्पटिव बेसिस पर फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप ITR 1 फाइल करने जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ITR 1 में आप कोई एक्सपेंस वगैरह क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो जो भी आपकी रिसिप्ट होगी, कमीशन आपके पास आई होगी, वो सारी आपको दिखानी पड़ेगी और आपका टैक्स लग जाएगा। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप जो है ITR 3 फाइल करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करें, आपका जो भी रिसिप्ट आपको आई है वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, 26 AS भी दिखाऊंगा जहाँ TDS की रिडक्शन हुई है वहाँ पर, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चे आप कर लेते हैं, तो वो खर्चे आप वहाँ से लेस करवा लीजिए और अपनी जो भी आपकी कमीशन की इनकम है उसको लोअर साइड में दिखाकर जो भी आपका टैक्स बनता है लोअर साइड में या नहीं बनता है वो आप पे कर सकते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो TDS कटता है कोई कमीशन या ब्रोकरेज के ऊपर, वो 2 सेक्शंस के अंदर डिडक्ट होता है। एक तो होता है सेक्शन 194D में, जहाँ पर आपको कोई इंश्योरेंस से कमीशन आती है, जैसे कि LIC एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनको जो कमीशन आती है उनको TDS कटने के बाद कमीशन अगर आएगी तो वो 194D सेक्शन के अंदर जो है TDS की रिडक्शन होगी। इसके अलावा जो भी कमीशन और ब्रोकरेज आती है वहाँ पर अगर कोई TDS की रिडक्शन होती है इंश्योरेंस एजेंट्स के अलावा, तो वो सेक्शन 194H के अंदर हो जाती है। तो दोनों ही कमीशन है, LIC वाली भी कमीशन है, LIC वाली के अलावा कोई कमीशन या ब्रोकरेज है, बट दोनों के अंदर जो TDS की रिडक्शन होती है मैंने आपको बता दिया डिफरेंट सेक्शन के अंदर होती है, बट आपको प्रोसेस सेम ही फॉलो करना है ITR का। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ITR फाइलिंग की तरफ ले चलता हूँ, फिर आपको उसके बाद बताता हूँ पूरी ITR कैसे फाइल करनी है। तो देखिए, जैसे ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे तो कुछ आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करना है, 26 AS कैसे चेक करना है। अगर आपको नहीं आइडिया है कैसे चेक करना है तो डिटेल्ड वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। बट इसके लिए देखिए, मैं आपको एक एक्सेल की शीट दिखाता हूँ जहाँ मैंने ऑलरेडी AIS और 26 AS डाउनलोड कर रखा है। तो अगर आप AIS में देखेंगे तो ये जो पर्सन है इसकी सैलरी की इनकम है, सेविंग्स इंटरेस्ट है, इसने शेयर या म्यूचुअल फंड भी सेल किए हैं, 1470-37 के बिजनेस रिसिप्ट है इसकी 5,02,850 की। तो देखिए, जब मैं इस बिजनेस रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा नीचे जब इसको ओपन करूँगा तो देख सकते हैं 5,02,850 की जो बिजनेस रिसिप्ट है, यहाँ आप देखेंगे कमीशन और ब्रोकरेज सेक्शन 194H के अंदर इनका TDS की रिडक्शन हो रखी है। तो ये TDS की रिडक्शन हो रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पर ITR 3 फाइल कर रहे हैं। ITR 4 आपको फाइल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं ITR 4 फाइल कर देते हैं, फटाफट उसके अंदर 6-7% का जो मिनिमम फॉर्मूला लगता है वो लगा देते हैं और फाइल कर देते हैं। तो वहाँ पे आपको नोटिस आने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली सेक्शन 44 AD के अंदर ये मेंशन किया गया है कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर 44 AD के अंदर ITR 4 फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम है। या आप ITR 1 फाइल कर लीजिए अगर आप पूरी इनकम दिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ 5,02,850 है, अगर ITR 1 फाइल करने जाएंगे तो आपको पूरा 5,02,850 दिखाना पड़ेगा। बट ITR 3 में मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लूँगा और इस 5,02,000 को कुछ खर्चे के अंदर दिखा दूंगा और इस इनकम को जो है कम कर लूँगा, ताकि आपको पूरा TDS रिफंड हो जाए। दूसरा, आप ये 26 AS देख लीजिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इनका TDS का रिडक्शन हो रखा है। ये सारी जो भी इनकी कमीशन आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से, देखिए इनकी कमीशन और ब्रोकरेज जो बनी है वो 3,56,000 की बनी है। इसके अलावा ये इनकी सैलरी की इनकम है 521, जिसके ऊपर कोई TDS की रिडक्शन नहीं है। तो हमारा ये जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस है हमारा जो है कमीशन कैसे दिखानी है, इसके अलावा सैलरी आपको कैसे दिखानी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे दिखाना है, लॉसेस कैसे दिखाने हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा डिटेल्ड वीडियो पड़ा हुआ है ITR 3 और ITR 2 दोनों के ही ऊपर, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ITR 3 के अंदर भी कैपिटल गेन और सैलरी दिखाने का सेम तरीका है जो ITR 2 के अंदर होता है। तो वो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो चलिए, अब हम अपने ITR को फाइल करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, फाइल नाउ के ऊपर क्लिक कर दें, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन मोड कंटिन्यू। उसके बाद मैं यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका इंडिविजुअल आ गया, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे आप ITR 3 चूज़ कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 3 कर दीजिए, ओके कर दीजिए, लेट गेट स्टार्टेड कर दीजिए। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड ये हुआ नहीं है अभी, ये कर दीजिए। उसके बाद
अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है न्यू टैक्स रिजीम में और ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इनमें से देख लीजिए, अगर कुछ आपने ट्रांजैक्शन किया, अगर ये वाला ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है तो ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता, तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन अदर कर दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन करना है, इसको आपको अनटिक ही रहने देना है। इनकम पे आएँ, अब जो भी इनकम आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा दीजिए। सैलरी दिखाना चाहते हैं, कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, उसके बाद इसके अलावा आप वीडीए क्रिप्टो आपने सेल किया वो दिखाना चाहते हैं। अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट डिविडेंड बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। शेड्यूल स्पेशल इनकम ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल गेन लेंगे तो शेड्यूल स्पेशल इनकम आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पेशल रेट लग जाते हैं। इसके बाद इसको आप वो कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए। शेड्यूल एग्जम्प्टेड इनकम आप दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा दीजिए। उसके बाद ये आए आप डिडक्शंस के ऊपर, तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। बिजनेस के ऊपर आए, सॉरी, बिजनेस में बैलेंस शीट बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, अदर इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दीजिए। शेड्यूल BP आपका रहेगा, ये सारा ठीक है। टैक्स में आए, टैक्स में आप इसको अनटिक कर दीजिए। टैक्स डेफर्ड और ये सब अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दें, अगर आप बाद में आपको दिक्कत देगा ये, इस तरीके से ये रहने दें आप चेक, और इसको कंटिन्यू कर दें। तो देखिए सारे ही मैंने चेक बॉक्स टिक कर दिया, मैं ओके कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो आपका इंडिविजुअल स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आएँ, काम के जो टैब हैं, ये 3 काम के टैब हैं, तो यहाँ फाइलिंग स्टेटस में जाएँ। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन ये वाला लेना है, 31 जुलाई और एक्सटेंडेड। अब नीचे आ जाएँ, उसके बाद देखिए जब यहाँ से आपको पूछेगा तो सबसे पहले आप इसके ऊपर सेट ए के ऊपर टिक कर दीजिए। जैसे ही सेट ए के ऊपर टिक करेंगे तो आप यहाँ जब सेट ए पे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है, हैव यू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम इन असेसमेंट ईयर 24-25 मीन्स आपने जो 24-25 लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, असेसमेंट ईयर था, या लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आपने ITR फाइल की, तो क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट किया था? तो कहने का मतलब है क्या आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी? अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल की थी तो आपको यस करना पड़ेगा। अब आज जब आपने ITR फाइल की तो आपने फॉर्म 10 IEA भी फाइल किया होगा, तो उसका आप यहाँ पे जिस डेट को आपने फाइल किया और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। अब आपको लगेगा कि मैं कहाँ से लेके आऊँ ये, तो इसके लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऊपर आएँ, ई फाइल में जाएँ, आप इनकम टैक्स फॉर्म में जाएं, व्यू फाइल्ड फॉर्म पे क्लिक कर दें, तो जो भी वहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसको ओपन कर लेना। उसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग डाल देना। अगर आपने लास्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल की थी तो आप नो कर दें। अगर लास्ट ईयर आपने ITR 1 ITR 2 फाइल की है और ITR 3 आपको 10 IE की फाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं नो कर देता हूँ, या ये वाला ऑप्शन भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने ITR 1 ITR 2 फाइल की है या ITR 3 विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म 10 IE की फाइल की है। नीचे आएँ, अब आपसे पूछेगा, अब देखिए आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि डू यू विश टू ऑप्ट आउट न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट असेसमेंट ईयर, क्या आप करंट असेसमेंट ईयर के लिए ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं ऑप्ट आउट करना चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ही ITR अपनी फाइल करूँगा। तो ये सारे टैब इस तरीके से आप कन्फर्म हो जाएंगे। अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट ले लेना है, यहाँ पे 182 ले लेना है। यहाँ नो करते चलें। आप देख लीजिए किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं है, पार्टनर तो नहीं है किसी कंपनी में, मैं मान के चल रहा हूँ आप नहीं होंगे, जनरली नहीं होते हैं। अगर आप होंगे तो एक बार पढ़ के इसको येस और नो कर लेना, आपको ज़्यादा मालूम होगा। आप नो कर दें। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आए, देखिए क्या हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, तो देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करने होते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा तो आपको करने पड़ते हैं। फिर भी आप एक वीडियो आप वो पूरा देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। 44 AD में तो जाना ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या आपका टोटल सेल टर्नओवर जो है 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में है? जी नहीं, मेरा नहीं है। अगर आपका होगा तो आप येस कर दीजिए और उसके बाद इसको भी येस कर दीजिए। अगर आपके जो कैश का धंधा है आपका 5% से ज़्यादा नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। उसका टैक्स ऑडिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं, नो कर देता हूँ। उसके बाद आप नीचे आए, नेचर ऑफ बिजनेस में आए, अब नेचर ऑफ बिजनेस में आप बिजनेस ऐड कर लें। अब देखिए जो आपका ये जो एजेंसी का बिजनेस होता है जहाँ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज आपको मिलती है, इसके लिए जो आपको कोड सिलेक्ट करना है, यहाँ मैंने कोड देखिए मेंशन किया हुआ है। कोड आप यहाँ लेके चलिए 21008 अदर सर्विसेज। तो अगर आपको कोई कोड समझ नहीं आता है पूरा देखने के बाद तो आप ये वाला कर सकते हैं, अदर सर्विसेज वाला 21008। अब हम आ जाते हैं नीचे 21008 करना है, 210 अदर सर्विसेज, ये आप चूज़ कर लें। जो भी आपका नाम है आप यहाँ नाम मेंशन करते हैं। सपोज आपका नाम अंकुर है, वो अंकुर कर दें, या जिस भी नाम से आप बिज़नेस करते होंगे, अंकुर प्रोप्राइटरशिप, या जो भी आपका नाम है वो आप मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए इनकम फ्रॉम कमीशन
जो भी आपको कमीशन आई है या ब्रोकरेज आई है, इनकम फ्रॉम कमीशन कर दें। अगर आपको ब्रोकरेज आई है तो आप ब्रोकरेज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको मेंशन करके इसको सेव कर दें। तो ये वाला जो टैब है आपका सेव हो जाएगा। देखिए हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है यही टैब होता है, इसके अंदर ही लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बैंक डिटेल एक बार ज़रूर चेक कर लें, आपका जो बैंक है वैलिडेटेड होना चाहिए रिफंड के लिए। अब इसको आप कन्फर्म कर दें, तो इसको हम कन्फर्म कर देंगे। देखिए ये टैब मेरा जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो ये मेरा टैब कंफर्म हो चुका है। अब उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आप आएँ और इसको कंफर्म कर दें, इसमें कोई रूल नहीं है आपका, सिर्फ आपको इसको कंफर्म करना है। उसके बाद देखिए और भी टैब मैं आपको कंफर्म करके दिखाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपका कोई काम नहीं है, आएँ और इसको कंफर्म कर दें। तो इसको भी कंफर्म कर दिया हमने। हमारे लिए दो टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये मेरा बैलेंस शीट हो गया, ये प्रॉफिट। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको आ जाएगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इनकम आ जाएगी। अदर इनकम में रेंटल इनकम कोई आती है, आपकी कमीशन आती है, डिविडेंड इनकम आती है, या फिर आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आती है। तो इस तरह से जो भी आपकी इनकम आती होगी वो आप मेंशन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कमीशन का टैब भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कमीशन यहाँ मेंशन करना तो देखिए आपकी जो कमीशन है, मैंने आपको AIS भी दिखाया था 5,02,850 है। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिसमें मैंने कमीशन दिखाई है 502,850। तो आप यहाँ पे 502,850 यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे दिखा लें, या फिर आप क्या करें, यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हैं, आप नीचे आएँ, यहाँ ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करें। ऐड अनदर के क्लिक करने के ऊपर यहाँ पे आप दिखा सकते हैं इनकम फ्रॉम कमीशन या जो भी आपकी ब्रोकरेज कमीशन जो भी है। तो यहाँ पे आप लिख दें जो कमीशन थी आपकी 502,850। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, वहाँ भी आप मेंशन कर दें, यहाँ भी कर दें, एक जगह कहीं भी मेंशन कर दें, कोई आपको जो है टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 502,850। अगर आपकी इंश्योरेंस से कमीशन है तो आप लिख सकते हैं इंश्योरेंस कमीशन, कुछ भी जो आपको बेटर लगता है वो आप लिख सकते हैं। आप नीचे आएँ, उसके बाद अगर आप देखिए अपने 26 AIS में भी देखेंगे तो AIS को जब आप मैंने डिटेल करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमीशन और ब्रोकरेज रिसीव। तो सिंपली आप यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज रिसीव्ड भी लिख सकते हैं, और ब्रोकरेज। तो देखिए मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा माइन्यूटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे लोग क्वेश्चन जो है वो कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो आपका मैं ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप इसको आएँ और नीचे सेव कर दें। तो देखिए अब मैं यहाँ पर अपनी इनकम को जो है मेंशन कर चुका हूँ, जो कि मेरी 5,02,850 की मेरी इनकम थी, वो मैंने मेंशन कर दी। अब मैं यहाँ एक्सपेंसेस दिखा दूंगा। तो देखिए जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं कुछ ना कुछ खर्चा तो आपका होता ही है, तभी मैंने आपको बताया था। अदरवाइज जब आप ITR 1 फाइल करने जाते तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, वहाँ आपको 5,02,850 ही इनकम दिखानी पड़ती। तो इतनी इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इसके अलावा सैलरी वगैरह भी है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको कम कैसे कर सकते हैं खर्चे के। तो आप ITR 3 फाइल करें, बुक्स मेंटेन कर लें। अब डेबिट में जाएं, एडिट करें। अच्छा बुक्स जो मेंटेन करते हैं उसमें ये नहीं कि कुछ भी खर्चा आप दिखा दें, कुछ ना कुछ खर्चा आपका जरूर होना चाहिए, क्योंकि कल अगर आपको नोटिस आ गया तो आपके पास कुछ होना चाहिए प्रूव करने के लिए कि हाँ मैंने एक्सपेंसेस किए हैं। अदरवाइज आप बोल देंगे जी मैंने तो यूट्यूब की वीडियो देख लिया था, उन्होंने बताया था और मैंने खर्चे डाल दिए। तो खर्चे ऐसे नहीं डालने, खर्चे आपके एक्चुअल होने भी चाहिए, आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए। तभी हम बोल रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके पास मैं मान के चल रहा हूँ कि जो खर्चे आप कर रहे हैं आपने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा। उसके बाद देखें, अब सबसे पहले खर्चा देखें, फ्रेट आउटवर्ड आपका कुछ लगा है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर एंड स्पेयर, पावर एंड फ्यूल। तो पावर एंड फ्यूल का खर्चा हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कन्वेंस फ्यूल का खर्चा है। देखिए हमारे पास पावर एंड फ्यूल का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई बिल हो गया, आपका फ्यूल हो गया, 50,000 रुपये का खर्चा है। तो यहाँ मैं 50,000 रुपये मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद कोई रेंट अगर आपने पे किया तो देख सकते हैं रेंट कोई पे नहीं किया, इनका अपना ही मुझे लग रहा है अपना ही शॉप वगैरह होगी, तो रेंटल इनका कोई नहीं है। उसके बाद कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पे आए, सैलरी एंड वेजेस। तो इन्होंने देख सकते हैं आप यहाँ 15,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी है, तो 1,80,000 रुपये इन्होंने सैलरी दी है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दें 1,80,000 रुपये। बोनस, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, लीव एनकैशमेंट, ये सारा देख लें एक बार आप। इंश्योरेंस का खर्चा है तो वो आप यहाँ डाल दें। उसके बाद देख सकते हैं एंटरटेनमेंट, वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर में कुछ खर्चा आप जरूर करते होंगे, चाय पानी समोसे वगैरह जो खिलाते होंगे टीम को, वो आप यहाँ डाल दें। कॉन्फ्रेंस, हॉस्पिटलिटी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन कोई आपने पे की है, रॉयल्टी, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ़ी आप यहाँ देख लें, आप सारे खर्चे हैं। इंटरनेट है, टेलीफोन है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, आप एक खर्चा देखते चले। अगर आपको यहाँ नज़र आता है जैसे कन्वेंस एक्सपेंस आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमने यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी था, तो देखिए फ्यूल एंड, एक छोटी सी गलती मुझसे यहाँ हुई है, यहाँ देखिए पावर एंड फ्यूल का खर्चा था, तो पावर एंड फ्यूल में ये फ्यूल का खर्चा हो गया,
और ये पावर का खर्चा यहाँ अलग से है, इलेक्ट्रिसिटी 15,000 रुपये की। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ये मेरा टोटल हो जाता है 65,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ 65,000 रुपीज़ जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो 65,000 आ गया पावर एंड फ्यूल, ये आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनसिक्योर्ड लोन, देखिए नीचे आप खर्चे सारे देखते चले, आपको सारे खर्चे यहाँ नज़र आ जाएंगे। ये टेलीफोन भी आ गया, देख सकते हैं आप, ये टेलीफोन एंड मोबाइल 5,000 रुपीज़ ये आ गया। अब यहाँ पे आप डाल दें टेलीफोन एक्सपेंस 5,000 रुपीज़। अगर आप इंटरनेट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो इंटरनेट ऐड कर लीजिए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ केवल 5,000 मेंशन कर देता हूँ। गेस्ट हाउस एक्सपेंस, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कन्वेंस एक्सपेंस, स्कॉलरशिप, डोनेशन, ऑडिट फीस वगैरह, बैड डेट्स वगैरह, इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ लास्ट में इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट में जब आप आएंगे तो देखिए आपने इंटरेस्ट पे किया आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया टू नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट को तो पे किया नहीं, फॉरेन कंपनी को भी पे किया, अदर्स को पे किया है। तो अदर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई अदर्स को पे किया, तो यहाँ पे आपने एक अनसिक्योर्ड लोन लिया है, उसके ऊपर 5,000 का इंटरेस्ट पे किया। तो ये 5,000 रुपये जो है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपने खर्चे मेंशन कर लिए। उसके अलावा आपका कोई फिक्स्ड एसेट है, जैसे मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, तो कोई डेप्रिसिएशन मैं यहाँ नहीं लेके चल रहा हूँ। तो ये खर्चे मैंने, अब मेरे को खर्चे जो नहीं मिल रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, 8,500 ये नहीं मिल रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं मिल रहा है, ये 2 खर्चे जो है मुझे नहीं मिले। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये करें कि जो खर्चे आपको नहीं मिलते हैं, आप ये जो 46 है अदर एक्सपेंस, इसके ऊपर क्लिक करें, ऐड अनदर करें और यहाँ पर मेंशन कर दें, ऐड अनदर कर लें। अब यहाँ मेरा क्या खर्चा था, एक इंटरनेट का खर्चा था, यहाँ मेंशन कर देता हूँ इंटरनेट का मेरा खर्चा था 8,500 रुपये का, तो वो मेंशन कर दिया मैंने यहाँ 8,500 रुपये। इसके अलावा एक खर्चा और है मेरा, देख सकते हैं आप, इसको मैं पहले रेड कर देता हूँ। उसके बाद मेरा एक खर्चा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा आपका एक्सेल से 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ। तो ये खर्चा भी मैंने मेंशन कर दिया। तो मैंने सारे ही एक्सपेंस जो है वो मेंशन कर दिए, सारे रेड हो गए हैं, तो सारे खर्चे मेरे हो गए। मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 2,35,350 का। तो चलिए मैं आगे नीचे सेव कर देता हूँ। तो देखिए मेरा जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 का आ रहा है। तो कुछ ना कुछ शायद मुझसे मिस हो गया है। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो बच गया, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी मेंशन कर देते हैं। ये मेंशन कर दिया 4,000 रुपीज़। 8,500 इंटरनेट भी कर दिया है। तो कुछ ना कुछ खर्चा शायद मुझसे मिस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। आप जो है इसको सेव कर दें, मेरा जो मेन पर्पस है आपको समझाने का है। तो 240,350 का जो आ गया है, मैं ऐसा करता हूँ कहीं 5,000 का खर्चा कहीं पे कम कर देता हूँ, तो ताकि मेरा आपकी बैलेंस शीट के साथ जो है वो मैच होता चले। तो इसमें मैं 5,000 यहाँ लेस कर देता हूँ, तो 2,40,350 हो गया। तो आप देख सकते हैं 2,40,350 का आपका खर्चा मैच हो गया है। आप इसको सेव कर दें। तो आप इसको सेव कर देंगे, लास्ट में आए, कुछ छूट रहा है देखिए, वेदर एनी कंपनसेशन इंक्लूडेड 20 पे टू नॉन रेजिडेंट, तो आप इसको नो कर दें, कोई हमने नहीं पे किया है, तो आप इसको नो कर दें। वो देखिए जो भी एरर होगी आपको अपने आप दिखा देगा। मुझे एरर दिखाई दी, मैं वहाँ गया और मैंने इसको नो कर दिया। देखिए यहाँ पे वो एरर दे रहा था, क्या आपने कोई नॉन रेजिडेंट को कंपनसेशन पे किया है, तो वो नो करना था। यहाँ पे वो मस्ट जो है सिस्टम का ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो मैंने नो कर दिया। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आ गया वो आ गया 2,40,350। तो जो मेरा प्रॉफिट आ गया है आप देख पाएंगे 5,02,850 की मेरी सेल थी, और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट है वो 2,35,000 आ गया। तो 2,35,000 मेरा प्रॉफिट आ गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब वहाँ अंदर कोई एरर आ रही होगी, उसकी वजह से ये हो रहा होगा। तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो एक्जैक्टली 2,35,350 जो है वो मैच हो चुका है। तो आप देखेंगे 2,35,000 एक्जैक्टली आपका प्रॉफिट जो है वो मैच कर गया है। तो आप नीचे आएँ, अब इसको जो है सेव कर दें। इसके अलावा कोई देख सकते हैं, अगर आप रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन अगर नहीं करते हैं, कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़, तो यहाँ दिखा सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें ये कुछ करना नहीं है, हमें सिंपली जो है इसको कन्फर्म कर देना है। तो देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंफर्म हो चुका है, और मेरा जो 2,35,350 का प्रॉफिट है वो एक्जैक्टली मेरी शीट से मैच हो चुका है। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये मेरा प्रॉफिट एक्जैक्टली जो है मैच कर चुका है। इसको मैं देख सकते हैं, मेरा प्रॉफिट 2,35,350 मैच कर चुका है। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये मैंने आपको एक बार दोबारा दिखा दिया। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट हम एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में आते हैं, ऊपर बैलेंस शीट में आएंगे तो आपको सोर्सेज ऑफ फंड पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब पैसा कहाँ से आया इस बिजनेस के लिए और कहाँ कहाँ आपने लगाया। तो सोर्सेज ऑफ फंड के ऊपर क्लिक करें, एडिट करें। सबसे पहले आपसे पूछेगा प्रोप्राइटर फंड। तो देखिए जब मैं बैलेंस शीट में आऊँगा तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ कैपिटल 2 लाख रुपये की इन्होंने लगाई थी। प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा प्रॉफिट था 2,35,000 का, वो इसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप यहाँ कैपिटल अकाउंट में 4,35,000 रुपये जो है वो प्रोप्राइटर कैपिटल में डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रॉफिट और कैपिटल अकाउंट मिला के 4,35,350 हो चुका। तो आप यहाँ मेंशन कर दें 4,35,350 रुपये। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4,35,350 का हमारा ये आ चुका है। उसके बाद इनसिक्योर्ड लोन भी लिया है। तो आप नीचे आइए, प्रोप्राइटर कैपिटल मेरी हो गई है।
आप इसको कर दें। अब लोन फंड में आप देखें ये सिक्योर्ड लोन है ऊपर, अगर आपने सिक्योर्ड कोई लोन लिया है बैंक वगैरह से अदर से जहाँ कोई सिक्योरिटी आपने रखी होगी। एक आपका आता है अनसिक्योर्ड लोन, तो अनसिक्योर्ड लोन आपने बैंक से लिया है या अदर से लिया है, तो मीन्स बैंक से लिया है तो आप यहाँ 50,000 बैंक में मेंशन कर दें। अगर अदर फ्रेंड वगैरह से लिया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो जहाँ से भी आपने ये लोन लिया है वो आप मेंशन कर दें। 50,000 ये मेंशन कर चुका हूँ, तो 4,85,350 मेरी लायबिलिटी साइड जो है वो मैच हो चुकी है। तो आप इसको सेव कर दें। देखिए यहाँ पे एक मेरा रह गया एडवांसेस, तो अगर आपने कोई एडवांसेस भी लिए हुए हैं तो देखिए मैं एडिट कर देता हूँ। एक मेरा एडवांस रह गया था, ये एडवांसेस वगैरह, देखिए एडवांसेस वगैरह अगर आपने किसी को दिए हैं तो आप यहाँ जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब आप इसको सेव कर दें। अब आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो मेरी ये लायबिलिटी साइड मैच हो चुकी है, सोर्सेज ऑफ फंड 485। अब आप एप्लीकेशन ऑफ फंड पे आ जाएं, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड पे आने के बाद एडिट पे क्लिक करें। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आएगा, तो देखिए फिक्स्ड एसेट मेरा कोई है नहीं। अगर आपको कोई फिक्स्ड एसेट होता तो यहाँ पे आपको ग्रॉस ब्लॉक डेप्रिसिएशन वगैरह मेंशन करना पड़ता, और ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता, तो कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट में आ जाएं। अब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी अनक्योटेड हैं। अगर आपके पास क्योटेड शेयर्स वगैरह लिस्टेड एक्सचेंज के ऊपर, जैसे आपके BSE NSE के ऊपर आपने शेयर परचेज करके रखे हुए हैं और वो लॉन्ग टर्म है, उनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन प्रेफरेंस वगैरह आ जाएगा। अगर आपने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं 31 मार्च 2025 को, अगर ये 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग है तो आप यहाँ पे आप मेंशन कर दें गवर्नमेंट एंड अदर शेयर क्योटेड में 3,02,501 3,02,501 आप यहाँ मेंशन कर दें। अगर आपके शॉर्ट टर्म है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से कम या 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है, या 12 मंथ बोल सकते हैं। उसके बाद आप आए कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस लिखें, या आपकी करंट एसेट वगैरह आ गई। देखिए आपकी इन्वेंट्री वगैरह कुछ है तो यहाँ डाल दें। सन्ड्री डेटर मीन्स जहाँ से आपको पैसा लेना है उधारी का, तो वो आप यहाँ आएगा। तो कमीशन या ब्रोकरेज में तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कुछ। कैश इन हैंड आप मेंशन कर दें। यहाँ पे कितना है 25,976 रुपये, तो 25,976 रुपये आप यहाँ मेंशन कर दे। बैलेंस विद बैंक है आपका 156,873, तो आप यहाँ मेंशन कर दें। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर भी आ चुका है ये सारा। आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपका ये वाला शेड्यूल भी जो है मैच हो जाएगा 485,350, तो देख सकते हैं ये भी मैच हो चुका है। तो आप इसको सेव कर दें। तो आप देख सकते हैं आपका सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड ऑफ मैच हो चुका है। अगर ये मैच नहीं होता तो कंफर्म नहीं करता। अभी देखिए सिस्टम में यहाँ पे आपको सोर्सेज ऑफ फंड का वैल्यू तो दिखा देता है, बट एप्लीकेशन का नहीं दिखाता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली आपको बात नहीं है, क्योंकि आप यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएंगे तो आपका यहाँ पे नीचे दिखा रहा है टोटल एप्लीकेशन 485। तो आप इसको कंफर्म करके चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट और P&L बना सकते हैं। बाकी आप शेड्यूल सैलरी आप एक बार BP में आके जरूर कंफर्म कर लें। यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। देख सकते हैं आप 235,350 का जो आपका नेट प्रॉफिट था इस पूरे बिजनेस से, वो आपको यहाँ नज़र आ गया। आप इसको भी कंफर्म करके चलें, शेड्यूल BP को भी। तो जो भी आपकी कमीशन से रिलेटेड टैब थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ये भी मैंने कंफर्म कर दिया। 235,350 देखिए आपका आ चुका है। अब इसके अलावा जो भी आपकी अदर इनकम है, सैलरी की इनकम है, तो सैलरी की इनकम के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाया है, नीचे आपको मिल जाएगा। सेम जो ITR 2 में जैसे आप फाइल करते हैं सेम आपको यहाँ पे फाइल करना होता है, वो आप वीडियो देख लीजिए। आपका ITR सैलरी का शेड्यूल भी फिल हो जाएगा, सेम कैपिटल गेन का शेड्यूल भी फिल हो जाएगा। तो ITR 2 मैं आपको दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सैलरी प्लस कैपिटल गेन, तो ये दोनों टैब आपके वहाँ से फिल हो जाएंगे। अदर सोर्सेज में आपकी इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम आ जाती है, साइला बाफला लॉसेस वगैरह के केसेस में होते हैं। बाकी एक एक टैब आप कन्फर्म करके चलते रहें, और आपका बाद में अगर रिफंड बनना हो तो रिफंड बन जाएगा, टैक्स होगा तो टैक्स लग जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप ITR फाइल कर सकते हैं। कमीशन को लेकर इंश्योरेंस कमीशन वगैरह आपको कोई मिली है या इसके अलावा कोई कमीशन या ब्रोकरेज मिली है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, नाइस डे, टेक केयर।